नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि कल भी हमने किया था जड़त्वागुण, लास्ट में हमने निकाला था रिंग के लिए या उस वलय के लिए उसकी उसके सेंटर से निकलने वाली अक्ष के सापेक्ष या उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष हमने जड़त्वागुण लिया था। और उससे पहले हमने उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए या जड़त्व आघूर्ण के लिए जो दो प्रमेय थी, वो प्रमेय भी हमने की थी। एक तो थी लंबवत अक्षों की प्रमेय, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये दो हमने थ्योरम भी कल की थी। अब उनका कैसे उपयोग करना है, और कल मैंने आपको बताया भी था कि हम कल अब दूसरे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए, अलग अलग वस्तुओं के लिए उनका क्या जड़त्वागुण होगा और किस अक्ष के सापेक्ष पूछ रहे, तो उनका हम दोनों प्रमेयों का हमको उपयोग कैसे करना है, वही हम चीज आज लेंगे कि अलग अलग वस्तुओं के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या मिलता है। ठीक है ना। अब किस अक्ष के सापेक्ष कितना मिलता है और वो अक्ष कहाँ से गुजर रही है। जैसे कोई भी वस्तु ले रहे हैं तो उसकी कौन सी अक्ष से, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली, उसके केंद्र से गुजरने वाली, मतलब उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके सेंटर ऑफ मास से जो अक्ष जा रही है, जो एक्सिस गुजर रही है, उसके अलोंग पूछ रहे हैं, या उसके टेंजेंट के अलोंग पूछ रहे हैं, उसके स्पर्श रेखा के अलोंग, या उसके सेंटर से ही पूछ रहे किसी ऑब्जेक्ट के। ठीक है। तो अब अलग अलग वस्तुओं के लिए किस किस सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष या किस एक्सिस के अलोंग, जो कहाँ से वो एक्सिस पास हो रही है या कहाँ से गुजर रही है, तो उनके लिए, उन वस्तुओं के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, यही आज हम देखेंगे। अलग अलग वस्तुओं के लिए क्या क्या जड़त्व आघूर्ण हो सकता है और क्या होता है, और किस एक्सिस के सापेक्ष कितना होता है। चलिए तो आज शुरू करते हैं। कल हमने एक रिंग के लिए तो ले ही लिया था कि किसी रिंग के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मतलब उसका जड़त्व आघूर्ण किसी एक वलय के लिए कितना होता है, जो उसके केंद्र से अक्ष जो गुजरती है उसके सापेक्ष, मतलब उसके सेंटर से गुजरने वाली है, उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के थ्रू उसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। चलिए आज और भी दूसरी वस्तुएं लेते हैं और देखते हैं उनके लिए क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है, हर कितना होता है और किस अक्ष के सापेक्ष कितना है। चलिए तो देखिए, इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ नियमित आकार के पिंडों की जड़त्व आघूर्ण दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नियमित आकार के पिंडों के जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। अब रेगुलर बॉडीज क्या होती है, या नियमित आकार के पिंडों के लिए जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब अलग अलग शेप नहीं हो। जैसे कोई सिलेंडर भी ले रहे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, तो ये नियमित, इसको हम आकार इसका नहीं कह सकते। तो कुछ ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं जिनका आकार जो है नियमित होता है, या जिनका शेप जो है वो रेगुलर होता है, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ऐसे बॉडीज के लिए हम शेप्स के, अगर उनकी कौन सी एक्स के लिए है, अब अक्ष की स्थिति क्या है, मतलब उसकी एक्सिस की पोजीशन क्या है, तो वो सारी चीजें हम ले रहे। कुछ नियमित आकार के लिए या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ रेगुलर बॉडीज के लिए क्या हो सकता है। अब इसमें देखो क्या चीज दे रखी है, वस्तु की आकृति, मतलब कैसी वस्तु ले रहे हैं उसकी आकृति क्या है, जो भी वस्तु ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी आकृति क्या है मतलब शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का शेप क्या है, वो चीज यहाँ पे ले रखी है। यहाँ पे ले रखी है पोजीशन ऑफ एक्सिस, पोजीशन ऑफ एक्सिस के एक्सिस की पोजीशन क्या है, मतलब अक्ष की स्थिति क्या है। और यहां पे हमारा ले रखा है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए अलग अलग वस्तुओं के लिए क्या मिलता है और उनकी कौन सी एक्सिस के अलोंग वो पूछ रहे हैं, या एक्सिस कहां से गुजर रही है, उसकी अक्ष की स्थिति क्या है और किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं, तो वो सारी चीज देख लेंगे। अब देख, सबसे पहला जो अगर शेप ऑफ द बॉडी हम देखें या वस्तु की आकृति देखें तो क्या है, वृत्ताकार वलय, जिसका द्रव्यमान कितना है m है और उसकी त्रिज्या कितनी है r है। क्या ले रहे हैं हम, एक वृत्ताकार वलय ले रहे हैं जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है। ठीक है ना। अब त्रिज्या आप चाहो तो छोटा r भी ले सकते हो, बड़े r भी, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में लेके आ रहे हैं, एक वृत्ताकार वलय ले रहे हैं। कल भी जो हमने लिया था, लास्ट में हमने यही निकाला था कि किसी वृत्ताकार वलय के लिए, मतलब किसी एक रिंग के लिए कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो कितना मिला था हमको mr स्क्वायर। अब लेकिन वो किसके अलोंग मिला था, उसकी एक्सिस कहां से गुजर रही थी, उसके
सेंटर से, मतलब उस रिंग के सेंटर से अगर कोई एक्सिस निकलती है तो उसके अलोंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल उसके लिए निकाला था हमने वृत्ताकार वाले के लिए, रिंग के लिए, जो कि कितना मिला था हमको, mr² मिला था। वो कहाँ मिला था, जिसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो है या वृत्ताकार ज्यामितीय अक्ष जो है वो केंद्र से पारित तथा तल के लंबवत हो, तल के लंबवत और केंद्र से पारित। जो कल हमने रिंग ली थी, जो भी हम रिंग ले रहे हैं यहाँ पे, उसकी एक्सिस कहाँ से निकल रही है, उसके सेंटर से, और उसका जो तल है, अब रिंग जो है, ये रिंग हम ऐसे ले रहे हैं, ये रिंग है मान लो, इसका तल, उसके तल के लंबवत उसके सेंटर से निकलने वाली जो एक्सिस है उसके अलोंग हमने कल उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तो इसमें भी ये चीज, अब तल के लंबवत ले रहे हैं या तल के अलोंग, वो भी चीज है। तो तल के अलोंग अगर लेंगे, इस तल के अलोंग, तो वो उसके डायमीटर हो जाएगी या उसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या चीज देखिए हम, ज्यामितीय अक्ष जो है कहां से, केंद्र से पारित हो रही है और तल के लंबवत है, मतलब कहां से निकल रही है इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो है वो कहां से निकल रही है, पासिंग थ्रू थ्रू दी सेंटर, थ्रू दी सेंटर। अब सेंटर किसका, रिंग का, पासिंग थ्रू दी सेंटर। तो कहां से निकल रही है इसकी एक्सिस, अगर सेंटर से निकल रही है तो रिंग है, उसके सेंटर से एक्सिस निकल रही है, और अगर वो रोटेशन कर रही है, अब रिंग का जो प्लेन है वो ऊपर की तरफ है और उसके लंबवत कोई एक्सिस जो है वो निकल रही है, तो उसके लिए कितना मिलेगा तो देखिए, तो उसके लिए क्या मिलेगा, mr² मिलेगा, जो कि हमने लिया था। अब वही तल के लंबवत नहीं है, अब देख क्या ले रहे हैं हम, व्यास से, जो केंद्र से तो पारित है तथा तल में स्थित अक्ष के, तल में स्थित ही अक्ष है वो। अब देखो, तो जो रिंग ले रहे हैं, ये रिंग है, ये रही रिंग। अब इसकी रिंग का कहां से ले रहे हैं हम, इसकी डायमीटर के अलोंग। अब ऐसे आपको छोटी है रिंग इसलिए दिख नहीं रही है, अब ऐसे ले रहे हैं हम, वो एक्सिस ऐसे निकल रही है जो इसकी डायमीटर के अलोंग है। ठीक है, तो इसकी डायमीटर या उसके व्यास के परित अगर कोई एक्सिस ले रहे हैं, जैसे हमने कोई एक रिंग ले ली, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, ये हमने कोई रिंग ली और इसकी डायमीटर देखो ये भी हो सकती है, और सॉरी, रिंग में ये रिंग है, अब इसकी डायमीटर ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो इसकी डायमीटर के अलोंग अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो कितना मिलेगा। अब देखो इसकी डायमीटर, जैसे इस एक्स एक्सिस को देखो तो इसको हम ले सकते हैं एक्स एक्स डैश, इसको वाई वाई डैश, क्या ले सकते हैं हम, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो इस रिंग के लिए जिसके एक्सिस, जिस भी एक्सिस के अलोंग हमको निकालना है वो उसकी डायमीटर के अलोंग, तो इसकी एक्सिस भी कहां से निकलेगी, इसकी डायमीटर से या उसके व्यास से ही निकलेगी। तो उसके व्यास से अगर कोई अक्ष निकलती है, चाहे वो एक्स एक्स डैश हो या वाई वाई डैश हो, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए अब एक्स एक्सिस और वाई वाई डैश। अब मान लेते हैं, अब एक्स और वाई तो ले लिया, तो अब जेड को क्यों छोड़ते हैं, जेड भी ले लेते हैं, ये जेड एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब इस वाले में हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, जो मैंने आपको दो थ्योरम बताई थी ना, जो दो प्रमेय बताई थी, एक तो थी लंबवत अक्षों के प्रमेय और एक थी समांतर अक्षों के प्रमेय। तो इसमें हम लंबवत अक्षों के प्रमेय का उपयोग करेंगे। कैसे होगा उपयोग, देखिए, क्योंकि हमको व्यास के सापेक्ष निकालना था, अब जेड के सापेक्ष हमने कल निकाला था। अब जेड कहां से निकल रही है, इसकी, इसके सेंटर से निकल रही है, लेकिन अब जेड किधर होगी, ऐसे होगी। ठीक है ना, जो उसके सेंटर से निकल रही है लेकिन उसके तल के लंबवत है, उसके तल के क्या है, लंबवत। अब तल के अगर लंबवत एक्सिस है, तो अभी मैंने बताया था तल के लंबवत एक्सिस, तो अगर इस जेड एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखें तो हमको कितना मिलेगा, mr², जो कि हमने कल निकाला ही था। लेकिन हमको यहां पर किसके अलोंग निकालना है, इसके व्यास के सापेक्ष। व्यास कौन सा है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। अब व्यास तो जो वो तल के लंबवत तो है नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
लंबवत अक्षों की प्रमेय, क्योंकि देखो लंबवत अक्षों की प्रमेय हमको क्या बोलती है कि किसी एक एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, बाकी जो दो लंबवत अक्ष जो हैं उनके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया या उनका जड़त्व आगुण जो उन दोनों के योग के बराबर। ठीक है, तो देखिए अब इनका देखिए, अब y y डैश और x x डैश दोनों ही क्या है, एक्सिस है, सॉरी डायमीटर है, दोनों ही क्या है, व्यास है, इसकी डायामीटर है। तो डायामीटर के अलोंग जो भी हमको मिलेगा x एक्सिस x x डैश और y y डैश दोनों व्यास है, मतलब बराबर होंगे। अब मान लो व्यास इसका है d है, या स्मॉल d है, बड़ा d कुछ भी ले सकते हो, d है, d ले लिया। दूरी दोनों की सेम, व्यास भी सेम, व्यास तो सेम ही होता किसी भी अगर वृत्त के लिए अगर ले तो क्या मिलता है, व्यास सेम है। तो इस व्यास दोनों x डैश और y डैश दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अब इनके अलोंग जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों के अलोंग सेम होगा। तो कोई सी एक्सिस लो, दोनों सेम है, तो उनके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब चाहे जो ये रिंग है ये लो या ये लो, व्यास तो एक ही है, तो उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम ही होगा। तो अगर मान लेते हैं कि भाई आई एक्स डैश के अलोंग इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है m और d स्क्वायर है, d इसकी रेडियस है मान लो छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल R लिया है, तो चाहो तो आप स्मॉल r भी ले सकते हो, कोई ऐसा वो जरूरी नहीं। तो x डैश हमको कितना मिल रहा है, md स्क्वायर मिल रहा है। या फिर चलो ये भी मत लीजिए आप, क्या कर लेते हैं हम, हमको पता है कि व्यास है तो दोनों व्यास के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो अब मान लेते हैं भाई एक्स डैश के सापेक्ष जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डायमीटर ले रहे हैं हम, व्यास ले रहे हैं, तो इसको डी ले लेते हैं, वो आई डी है। तो वाई वाई डैश भी कितना होगा, आई डी होगा। तो अगर इधर से हम देखें लंबवत अक्षों की प्रमेय से, लंबवत अक्षों की प्रमेय से तो क्या मिलेगा हमको, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या लंबवत अक्षों की प्रमेय से हमको क्या मिल रहा है, ये वाली चीज मिल रही है। तो हमको क्या मिलेगा अब देखिए, ठीक है, तो देखो आई जेड इक्वल टू हमको मिलेगा, ये भी मिल जाएगा आई डी और ये भी मिल जाएगा आई डी, क्योंकि व्यास है दोनों। अब चाहे एक्स एक्सिस ले वाई वाई डैश ले, तो कितना मिल रहा है, आई जेड जो हमको मिल रहा है, मतलब इस एक्सिस के अलोंग उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हम जेड के अलोंग ले रहे हैं अभी, तो जेड के अलोंग जो भी मिल रहा है वो इन दोनों व्यास के सापेक्ष जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या जितना भी जड़त्व आघूर्ण होगा उन दोनों के योग के बराबर। तो देखिए कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 2ID मिल जाएगा। हमको निकालना क्या है, ID तो निकालना है, क्योंकि इसको व्यास के सापेक्ष निकालना है, पीछे हमने यही ले रहे थे। ये देखिए किसके सापेक्ष निकालना है हमको, इसके व्यास के परित और तल में स्थित अक्ष के, व्यास के परित और उसके तल में स्थित अक्ष, ठीक है ना। अब चाहे वो एक्स एक्सिस ले लो या वाई एक्सिस ले लो, जेड ऊपर की साइड होगी। तो देखिए अब इसके लिए हमको कितना मिल जाएगा, तो हमको निकालना आई डी है, तो यहां से आई डी इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, आई जेड अपॉन 2 मिल जाएगा। अब आई जेड हमारे पास कितना है, देखिए ऊपर आई जेड है हमारे पास एम आर स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा हमको, एम आर स्क्वायर बाय 2, मतलब किसी व्यास के सापेक्ष किसी वलय का जो उसके अक्ष में ही स्थित अक्ष है और व्यास है उसका, तो उसके सापेक्ष जो भी उसका उसके सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण जो है हमको कितना मिलेगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, जो कि उसके केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का क्या मिल रहा है, आधा मिल रहा है, ठीक है ना। तो व्यास के सापेक्ष हमको कितना मिलेगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे जो है और भी क्या पॉसिबिलिटीज हम देख लेते हैं, वो भी हम कर लेते हैं। चलिए चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे चलते हैं। अब देखिए वापस और किसके सापेक्ष हमने लिया है, तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष में। अब देखिए तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष, रिंग का तल, ये रिंग है, मेरा हाथ जो है वो
मान लो कि भाई ये एक रिंग के जैसा है, रिंग मतलब वलय, ठीक है। अब वलय कैसे होती है आपको पता ही है, तो आप एक थोड़ा सा सपोज कीजिए ये रिंग है, एक वलय है, तो ये वलय का तल है ये, ठीक है। अब तल के लंबवत यहाँ पे ये रिंग है, गोल गोल है मान लो, ठीक है। यहां पे ऐसे इसकी स्पर्श रेखा के सापेक्ष हमको क्या करना है, इसका जड़त्वागुण निकालना है। अब देखिए स्पर्श रेखा के सापेक्ष तो हमने इसके सेंटर से तो निकाल ही दिया है, जो भी बताया मैंने, आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब स्पर्श रेखा के सापेक्ष तो इसमें कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे हम, कौन सी प्रमेय लगेगी, एक अक्ष इधर है और इसके बीच में भी अगर ले जो सेंटर से निकलती है तो कौन सी अक्ष यहाँ पे, कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पर, देखिए कौन सी वाली, समांतर अक्षों की प्रमेय यहाँ पे यूज होगी। मैंने बताया था आपको कि ये दो प्रमेय हैं, इनका उपयोग कहाँ का करना है मैं बताऊंगा, तो अभी देखिए आपको पता चल रहा है। अभी इससे व्यास के सापेक्ष जब निकाला तो कौन सी थ्योरम काम आई हमारे, कौन सी प्रमेय काम आई, लंबवत अक्षों की प्रमेय। और अभी जो है कौन सी काम आएगी, अगर हमको उसकी स्पर्श रेखा के सापेक्ष या उसके टेंजेंट के लिए, किसी रिंग की टेंजेंट के अलोंग, लेकिन टेंजेंट कैसी है, उसके बेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये भी मैं लिख लेता हूं इंग्लिश मीडियम के लिए भी, ताकि उनके लिए भी सहूलियत हो जाए, क्योंकि बाइलिंगुअल होता है तो सब बच्चों के काम में आ जाता है। नहीं तो सिर्फ हिंदी में होगा तो हिंदी वालों को समझ, तो इंग्लिश वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए देखो अभी मैं भी ऐसे इंग्लिश मीडियम ज़्यादा, मेरे भी इंग्लिश ज़्यादा निकलती है, तो मैं भी हिंदी पे थोड़ा वर्क कर रहा हूँ। वैसे हिंदी भी आती है, लेकिन वो क्या है, फ्लुएंट जो है वो थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा वर्ड यूज होते हैं, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको कि दोनों ही बाइलिंगुअल ये चीज़ें रख पाऊँ। चलिए तो देखिए तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, तो देखिए अब इसको अगर मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं, along the tangent, along the tangent along the tangent perpendicular, along the tangent perpendicular to its, perpendicular to its plane, ठीक है। देखिए तो अब हम किस एक्सिस के अलोंग निकालेंगे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो उसके टेंजेंट के अलोंग होगा, लेकिन उसका टेंजेंट कैसा होगा, उसके प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट है लेकिन टेंजेंट कैसा होगा, उस रिंग के परपेंडिकुलर है। जैसे अब कैसे समझाऊं मैं आपको, ये देखिए ये मान लीजिए अब रिंग है, ये स्क्वायर शेप में नहीं है, एक रिंग की फॉर्म में, ठीक है। अब ये रिंग है, गोल है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो इसके सेंटर पॉइंट से निकलने वाली जो भी एक्सिस होगी वो तो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसके टेंजेंट स्पर्श रेखा के लिए, तो ये टेंजेंट है, बीच में से तो एक एक्सिस निकल रही है जो इसके सेंटर से, ये हो गया इसका टेंजेंट। तो देखो दो एक्सिस यहाँ पे हम देखें तो मिल सकती है, तो इसीलिए इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाली या समांतर अक्षों की प्रमेय से ही इसको हम करेंगे। देखिए अभी क्या होता है, तो टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट कैसा है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे वो सेंटर से जो एक्सिस निकल रही थी वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर थी, तो वही तल में स्थित उसके तल के लंबवत और स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष कितना होगा। चलिए देखिए इसको भी निकाल देते हैं। अब ये कैसे मिलेगा हमको, अगर इसका भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी जो हमने आगे लिया था, तो इसके लिए देखो मैं इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए एक और पेज ले लेते हैं। इधर देखिए अब यहाँ पे क्या है, ले रहे हम रिंग ही ले, ये रिंग ही ले रहे, जैसे अभी पीछे लिया था हमने, ये हमने एक सॉरी शेप ले लेते। चलिए ये हो गया, ये हो गई अपनी रिंग।
ओके। अब ये रिंग ली हमने, लेकिन अब इस रिंग के सेंटर से जो एक्सिस निकलती है उसके लिए तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही निकाल दिया है। ये मान लेते हैं कि ये एक्सिस जो है इसके सेंटर से गुजर रही है, इसके केंद्र से निकल रही है, तो ये केंद्र से निकलती हुई एक एक्सिस हमने ले ली। अब दूसरा, अभी हम किसके लिए अलोंग निकाल रहे हैं? एक ऐसी एक्सिस के अलोंग जो उसकी स्पर्श रेखा है या उसकी टेंजेंट है। ये हमने एक दूसरी एक्सिस ले ली जो इसकी स्पर्श रेखा है, उसकी टेंजेंट है, ये हमने टेंजेंट ले लिया। अब देखिए है रिंग है, तो रिंग के लिए अब इस पूरी रिंग की जो भी रेडियस होगी वो कितनी होगी? आर होगी। रेडियस कितनी होगी? आर। ठीक है। अब ये आर रेडियस है। अब इसमें देखो हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सी? तो अब देखिए वो क्यों कर रहे हैं उसको बता देते हैं। तो देखो ये वाली जो एक्सिस है उसको मान लेते ये है वाई, वाई डैश, और ये टेंजेंट है तो इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं ए बी। चलो ये एक्सिस है ए बी। ओके, तो इसमें देखो हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस वाले थ्योरम का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखो क्यों कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम? समांतर अक्षों की प्रमेय का यूज, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। मैंने समांतर अक्षों की प्रमेय जब मैंने आपको उसको बताया था तब भी यही चीज आपको देखने को मिल रही थी। तो समांतर अक्षों की प्रमेय जो है उसका हम उपयोग यहाँ पर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका, या द्रव्यमान सॉरी जड़त्व गुण निकालने के लिए। अब देखिए, अब रिंग तो वो की वही है, उसके सेंटर से अगर हम आई वाई वाई डैश अगर देखें तो वो हमने निकाला है आई वाई वाई डैश, जो कि कहां से निकल रही है? उसके केंद्र से, उसके सेंटर से। तो केंद्र से परित या केंद्र के पारित अक्ष के सापेक्ष, केंद्र के पारित अक्ष के सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलता है? जड़त्व गुण उसके एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर। जब एक्सिस सेंटर से पास होती है, जिसको हमने कौन सी ली एक्सिस देख लीजिए, ये इसका सेंटर है। ठीक है, इसीलिए इसकी रेडियस है ये आर। अब ये नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एक्सिस के अलोंग, ये वाले भी आर ही होगी क्योंकि रेडियस है, इसकी त्रिज्या है। तो देखिए अब एक्सिस के अलोंग पासेस जो भी हो रहा है उसके अलोंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम आर स्क्वायर पहले से ही निकाल दिया हमने। ठीक है, अभी देखिए इस ए बी के अलोंग कितना होगा वो हमको निकालना है। कुल मिला के हमको फाइंड क्या करना है? आई ए बी जो है वो कितना होगा ये निकालना हमको। तो देखो इसकी समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है? समांतर अक्षों की प्रमेय ये कहती है, क्या बोलती थी? कि किसी भी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण जो है किसी भी वस्तु का, वो किसके बराबर होगा? उसके गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो, तथा उन दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है? हाँ, दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर, उन दोनों का योग के बराबर इसका जड़त्वागुण होता है, जो कि हमने वहां पे आई जेड लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है? वही तो करना है। देखो समांतर अक्षों के प्रमेय हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये देखिए एक है ए बी और एक है वाई वाई डैश, यही तो है इन दोनों में। अब देखो त्रिज्या इसी अगर कहीं पे भी लेंगे तो एक समान ही रहेगी, आर आर जो भी हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमको क्या चीज देखने को मिलेगी। देखिए अब ए बी के अलावा हमको निकालना है, तो इस ए बी के सापेक्ष हम हमारा जो क्या कहते हैं ये कितना मिलेगा वही तो हमको चाहिए, जैसा कि हमने लिया है पहले भी। अब देखिए अब आई बाय वाई डैश तो एम आर स्क्वायर मिलता है, हमको आई ए बी निकालना है। तो किसी एक अक्ष के सापेक्ष जो भी इसका जड़त्व आघूर्ण होगा, समांतर अक्षों की प्रमेय यही कहती है उसके गुरुत्वीय केंद्र से निकलने वाली अक्ष के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण होगा तथा इस वस्तु का द्रव्यमान उन दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी यहां से अगर हम देखें तो d यहां पर कितनी मिल रही है इस रिंग के लिए? r के बराबर। यही मैंने आपको बताया, त्रिज्या है इसके बराबर। दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है? r है। दोनों अक्षों के बीच की दूरी r है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना मिलेगा हमको ए बी के सापेक्ष, तो देखिए इसी अगर थ्योरम का अगर हम यूज करें, जो कि समांतर अक्षों की प्रमेय पता ही है, मैंने आपको बता दी थी क्या होती है, तो उसके अलोंग अगर देखें तो हमको कितना मिलेगा, देखिए सॉरी सॉरी पानी पी रहा था मैं। ये देखिए अब यहाँ पे आई वाई वाई डैश जो है वो इसके कहाँ से निकल रही है, इसके सेंटर से निकल रही है। लेकिन अगर यह देखें तो ये सेंटर से निकलने वाली अक्ष तो है, लेकिन इस वाली दूरी को अगर हम देखें तो वो कितनी है, ये कितने के बराबर होगी, 2r के बराबर, जो कि इसकी किसके बराबर है, इसकी डायामीटर के बराबर है, इसकी व्यास के बराबर है। तो ये एक्सिस जो भी निकल रही है यहां से, जो उसके सेंटर से निकल रही है, वो इसकी क्या हो गई, डायमीटर के बराबर। तो डायमीटर के लिए इसका कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो अभी ही लिया था हमने, कितना था डायमीटर के लिए, ये देखिए यहाँ व्यास के सापेक्ष mr²/2। तो देखिए अब हमको ए बी जो मिलेगा, ए बी के सापेक्ष जड़त्वागुण इसका कितना मिलेगा, वो देखिए mr²/2 तो है ही है। अभी ले लीजिए, पीछे ले लेता हूं मैं वापस, ये देखिए आई ए बी हमको निकालना है, मतलब ए बी के सापेक्ष निकालना है, तो वो कितना मिलेगा हमको ए बी के सापेक्ष। अब इसका आई जी कौन सा है, ये रहा वाई वाई एक्सिस। अभी इसके अलोंग देखें तो ये तो केंद्र के सापेक्ष है, लेकिन अगर हम यहाँ पे गुरुत्वीय केंद्र के हिसाब से अगर देखें आई जी, तो आई जी जो है ये इसके गुरुत्वीय केंद्र से ही निकल रही है, तो वो इसके लगभग गुरुत्वीय केंद्र ही होगा ये। तो वो कितना मिलेगा, इसकी डायमीटर के अलोंग जितना भी मिलता है उसी के बराबर होगा, जो पीछे हमने लिया था वो कितना मिलेगा mr²/2। अगर यही चीजें इस वाली जो प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करें तो हमको आई ए बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखिए आई जी बोले तो उसकी डायमीटर के बराबर जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके इक्वल हो जाएगा, वो हो गया mr²। प्लस दूसरी चीज क्या है, उसके द्रव्यमान, उस रिंग का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान मान लेते हैं m है, उसके द्रव्यमान तथा उन दोनों के बीच की दूरी, दोनों कौन, उन अक्षों के बीच की दूरी जो है वो कैसे है, देख लीजिए आप, ये और ये समांतर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, r² है। तो ए बी के सापेक्ष आई ए बी मतलब उसकी स्पर्श रेखा के सापेक्ष अगर हम देखें तो जड़त्वागुण हमको कितना मिल रहा है mr²/2, और mr², आधा और एक कितना हो गया, mr²/2 एक और आधा और एक कितना हो गया 3/2 मिल गया। तो मतलब किसी रिंग का उसकी किसी रिंग का उसकी स्पर्श रेखा के सापेक्ष, लेकिन वो स्पर्श रेखा कैसा है, उसके तल के लंबवत है, ठीक है ना। तो उसके तल के लंबवत स्पर्श रेखा के सापेक्ष अगर हम इसका जड़त्वागुण देखें तो हमको कितना मिल रहा है 3/2 mr² मिलेगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें देखिए समांतर अक्षों के प्रमेय का यूज हुआ है, क्योंकि रिंग है उसके कहा किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं हम, स्पर्श रेखा के सापेक्ष, लेकिन वो स्पर्श रेखा कैसी है, सॉरी अभी एक थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, तल के लंबवत है, इसका तल तो इधर है ना रिंग का, तो ऐसे है ये इसके तल के जस्ट लंबवत, और ये हो गई इसकी डायमीटर के अलोंग, इसीलिए मैंने यहाँ पे आई जी जो है वो आई डी के बराबर लिया है, उसके डायमीटर यहाँ व्यास के सापेक्ष। अगर इस हिसाब से अगर आपको कंफ्यूजन होता हो तो ये वाली चीज आप मत लेना, ये मैंने सेंटर के केंद्र से पारित जो अक्ष है उसके लिए वो लंबवत जो निकलती है वो लेते हैं, तो ये चीज आप मत लीजिए, इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आई ए बी के अलोंग हमको निकालना था, तो ये मिलेगा इसका 3/2 उसके तल के लंबवत स्पर्श रेखा के सापेक्ष। ये रिंग है, मान लो अगर ये मेरा हाथ रिंग है तो इसकी ऐसे, और इसमें रिंग के लिए जो होगी वो इसकी डायमीटर, ये जो है वो ऐसे है, और ये तल का लंबवत, रिंग का तल हो गया, जैसे ये रिंग है ये इसका तल हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो गोल गोल जो चीज जहां से ये आपको सर्कल दिख रहा है वो इसका तल नहीं है,
ये जो चीज जो मटेरियल है वो इसका तल हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके डायमीटर और ये इसके टेंजेंट हो गई। तो उसके सापेक्ष हमको कितना मिलेगा, उसके अलावा 3/2 mr² मिलेगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे देखते हैं नेक्स्ट और क्या चीज है। चलिए अभी अभी देखिए नेक्स्ट क्या चीज हम ले रहे हैं इसमें, वही चीज देख लेते हैं। लास्ट जो चीज दे रखी है, तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, ये तो हमने ले ही लिया है। तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष 3/2, चलिए मैंने ये नीचे वाला पहले आपको बता दिया है 3/2 mr²। अब ये इसको मैं एक काम कर देता हूं, थोड़ा आपको प्रिपरेशन में ले लेता हूँ, हाँ, ताकि आप अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो पीछे जो नीचे उधर कट रहा था इसके लिए, तो ये वाली चीज जो है ये इसके लिए हमने निकाल दी है। फर्स्ट ये वाला निकाल दिया, तो ये जो चीज अब मैंने बताई है इसको, ये इसके लिए हमने लिया है तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष। चलिए ये इसका शॉट ले लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। चलिए अभी देखिए ये थर्ड वाला पोर्शन अभी देखे, तो थर्ड वाला पोर्शन ये अब ले लेते हैं हम, तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष। अब हम कौन सा ले रहे हैं, तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, किसका, वलय का। तो वलय का तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष हमको कितना मिलेगा। अभी देखिए अब तल के लंबवत ले रहे हैं तो क्या चीज देखने को मिलेगी हमको। अब मैं वापस इसको, अभी अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अभी ये वो देने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए तो तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष हमको कितना जड़त्व आघूर्ण मिलेगा। तो देखिए अब क्या करते हैं हम, आगे एक और ऐड कर लेते हैं इसमें। चलिए अभी देखिए ये ले लेते हैं हम रिंग, वापस में शेप ले लेता हूं, तो ये हो गई हमारी रिंग, ये हो गई रिंग। चलो थोड़ा बड़ा ले लेता ताकि और अच्छे से दिखे आपको। ये रिंग हो गई। अब इसके तल के लंबवत अब हम स्पर्श रेखा ले रहे हैं। तल के लंबवत तो स्पर्श रेखा तो बतानी पड़ेगी हमको, तो ये होगी इसकी तल के लंबवत स्पर्श रेखा, ये ले ली हमने इसके तल के लंबवत स्पर्श रेखा। अब यहाँ पे देखो हम कौन सी, यहाँ पे भी पैरेलल एक्सिस की या समांतर अक्षों की प्रमेय ही लगेगी। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे हम क्या चीज ले रहे हैं कि जो भी एक्सिस है वो, अब ये इसका मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से इसकी दूरी कितनी हो गई, r के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक एक्सिस ले रहे हैं, ये वाली एक्सिस ले लेते हैं जो कहाँ से निकल रही है, उसके सेंटर से निकल रही है। अब सेंटर से निकल रही है तो ये सेंटर से निकल रही है, ये देखिए, ठीक है। अब ये सेंटर से उस रिंग के अंदर ऐसे निकल रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डैश डैश लिया, ताकि डैश डैश मतलब ये अंदर की साइड है और ये बाहर की साइड, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एक्चुअल में कहाँ से निकल रही है। तो ये इस एक्सिस को भी अब ले लेते हैं हम, वही जो पहले हमने नाम दिया था, ये ले लेते हैं हम वाई डैश, और इसको ले लेते हैं ए बी ले लेते हैं। तो इसमें भी वही समांतर अक्षों की प्रमेय लगेगी। अब समांतर अक्षों की प्रमेय मतलब किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर इसका निकालना है तो वो कितना मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समांतर अक्षों की प्रमेय से IG प्लस एम डी स्क्वायर, पीछे भी हमने लिया है। अब यहां पे चीज देखिए, यहां पे अब वो जो पहले मैंने लिखा था, अब यहां पे सेंटर के सापेक्ष या इसके केंद्र के सापेक्ष निकलने वाली जो अक्ष है उसके सापेक्ष हमने कितना लिया था, mr²। तो ये IG वाला कौन सा हो गया, जो उसके सेंटर से निकल रही है, ये किसके बराबर हो गया, IG के बराबर हो गया। अब दूसरा जो चीज है md² है,
तो ये एम डी जो स्क्वायर है वो डी स्क्वायर कितना मिलेगा। अब एम डी की जगह पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर भी ये जो दूरी डी हमने उस प्रमेय में ली थी वो डी किसके बराबर है, इसकी त्रिज्या के बराबर है। दिख रहा है हमको, क्योंकि दोनों ये समांतर अक्ष है। लेकिन समांतर अक्ष भी ये कैसी है, एक दूसरे के समांतर तो है, लेकिन उनके बीच की दूरी जो है वो कैसे है, कितनी है, आर है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमको क्या चीज मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग। अब ये किसके, एम आई जो ले रहा हूं मैं, एम आई नहीं, किसके अलोंग चाहिए हमको, स्पर्शरेखा के सापेक्ष जो उसके तल के लंबवत हो। तो वो कितने मिलेगी हमको, आई ए बी मिलेगी, जो कि किसके बराबर होगी, आई जी। आई जी बोले तो कितना लिया हमने, आई वाई वाई डैश प्लस एम, और आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। तो आई ए बी इज हमारे पास कितना मिल जाएगा, आई वाई वाई डैश कितना है हमारे पास, एम आर स्क्वायर, और ये भी कितना मिल रहा है देख लीजिए, एम आर स्क्वायर। तो आई ए बी हमको कितना मिल जाएगा, 2mr स्क्वायर मिल जाएगा। अब उसमें देखो, उसमें और उसमें फर्क क्या हो सकता है, अभी क्या वो थोड़ा लैंग्वेज में मैंने नीचे वाला पहले ऊपर कर दिया था, इसीलिए मैंने वो हटा दी थी ये केंद्र के सापेक्ष। तो उसको भी देखो यहाँ पे वापस बता देता हूँ, ताकि वो जो पीछे अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हुआ रहेगा आपको तो वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो रिंग बना देते हैं, फर्क बता देता हूँ, क्योंकि पीछे मैंने वो तो बता दिया इसका कैसे निकालना है, ये हमने रिंग ले ली। ठीक है, अब इसके लिए हम एक्सिस ले लेते हैं। अब पीछे जो एक्सिस मिल रही थी वो इसकी डायमीटर के अलोंग मिल रही थी। पीछे हमको जो एक्सिस मिल रही थी वो इसकी डायमीटर के अलोंग ऐसे मिल रही थी पूरी, देखिए। अब यहाँ पे ये सेंटर से निकल रही है, वो जो मिल रही थी एक्सिस हमको जो सेंटर से, तो वो भी निकल रही थी, लेकिन वो उसकी ये जैसे रिंग है उसकी डायमीटर के अलोंग ऐसे मिल रही थी, ये वाली चीज, ये इस रिंग के, वही चीज यहाँ पे ले रहे हैं। और दूसरी जो एक्सिस जो उसके टेंजेंट जो है स्पर्श रेखा के सापेक्ष जो निकल रही थी, या स्पर्श रेखा जो थी जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वो तो इन दोनों के बीच में भी दूरी वो कितनी थी, इसमें भी आर ही थी, लेकिन ये सेंटर से तो निकल रही है लेकिन उसकी डायमीटर वाली है। तो आई डी हमने निकाला था एम आर स्क्वायर बाय 2, दोनों के बीच की दूरी है आर, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर। इसीलिए आई डी इज वहां पे कितना मिल रहा था, 3/2 एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, इसके सेंटर से निकल रही है, इसीलिए यहाँ पर एम आर स्क्वायर लिया, वहां पे आई डी है वो, क्योंकि ये इसकी डायामीटर है। आया समझ में, इसीलिए तो ये कंफ्यूजन पीछे हुआ रहेगा, जो भी लैंग्वेज का फेरबदल हुआ था उससे, तो ये चीज है यहाँ पे, तो इससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आप क्या है कि अब मैं पूरा ये भी नहीं बताऊं ना तो भी मैं समझा सकता हूँ आपको, और समझ में आ सकता है आपको, तो आपको पता चल गया है कि आप कैसे इन प्रमेयों का, प्रमेय जो दो हमने ली थी, लंबवत अक्षों की प्रमेय और समांतर अक्षों की प्रमेय, इनका उपयोग कैसे करना वो भी आपको समझ में आ गया है। बस तो ये अब ये समझ में आ गया, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी वस्तु का आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों प्रमेय के हिसाब से जिस भी एक्सिस के हिसाब से बोले तो आपको पता चल जाएगा कि उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। बस कुल मिला के यही है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन इन प्रमेयों का अगर अब आपको उपयोग करना आ गया तो आप किसी भी वस्तु का आसानी से जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, हाँ, तो इस स्लाइड में जितने भी हमने ऑब्जेक्ट लिए थे उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल दिया। देखिए, तो जो केंद्र से पारित थी उसके लिए एम आर स्क्वायर मिलता है, जो व्यास के सापेक्ष अगर चाहिए तो हमको एम आर स्क्वायर बाय 2 मिलता है। अभी मैंने आपको बताया जो आई डी लिया था हमने, और ये लिया था आई वाई वाई डैश जो उसके सेंटर से निकल रही थी, ये हो गया आई डी। और यहाँ पे हमने लिया था, ये देखो इसमें भी ये चीज, यहीं पे मैं जो बता रहा हूँ ना, ये वाली चीज जो यहाँ पे जो भी है, जो कंफ्यूजन हुआ था, तो ये वाली चीज हमने अभी ली है और ये पहले ले ली थी हमने।
ठीक है ना, जो भी मैंने आपको बताया था इस स्लाइड में। ये नीचे वाला जो फोर्थ पॉइंट है उसका ये है, फोर्थ पॉइंट जो है वो ये वाला, और ये है थर्ड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूं, ये थर्ड पॉइंट है और ये वाला जो है आपके फोर्थ पॉइंट है। ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, उनमें भी पॉइंट्स लगा देता हूं मैं। और ये वाली जो चीज थी, ये इसके लिए हम ले लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट था, टेंजेंट वाला 3/2, यही फोर्थ पॉइंट था जो मैंने उधर आपको वापस बताया। ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन कुछ भी ना हो। और ये वाला जो पॉइंट है ये हमने लिया था इसका सबसे पहले, जो लिया था किसके सापेक्ष, किसी एक अक्ष के सापेक्ष, जो उसके कैसे व्यास के सापेक्ष हमने ले लिया था। तो ये व्यास के सापेक्ष हमने लिया था, जो आई थिंक सेकंड पॉइंट था। तो ये सेकंड पॉइंट, तो सब पे पॉइंट डाल देता हूं मैं और सभी स्लाइड्स को एक बार वापस ले लेता हूं ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए। ये वाली स्लाइड तो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर ही दी है। अब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसका, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो सेंटर से निकलती है, ये तो हमने कल ही कर लिया था, है ना। जो सेकंड वाला पॉइंट है वो मैंने आज बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले। तो देखो ये सेकंड वाला पॉइंट जो उसकी स्लाइड है वो है ये वाली, ये सेकंड वाला पॉइंट। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले लीजिए वापस, ताकि ये मैंने नंबर्स लगा दिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट अगर देखें तो सेकंड जो इसका पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, सॉरी, थर्ड पॉइंट के लिए देखो मैंने आपको बताया ये वाला है थर्ड पॉइंट के लिए, जो उसके सेंटर से निकल रही है एक एक्सिस और उसके टेंजेंट के अलोंग हमको निकालना था, या उसकी स्पर्शरेखा के सापेक्ष। तो ये हमको मिल गया। ये भी किससे मिल रहा है हमको, समांतर अक्षों की प्रमेय से। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी देखिए जो इसका फोर्थ पॉइंट है ये वाला, तल में स्थित स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष, मतलब द एक्सिस, इंग्लिश में भी लिख लेता हूं मैं, नहीं तो बोलेंगे सर बाईलिंगुअल का आप बोल रहे हो और बाईलिंगुअल रख नहीं रहे हो। द एक्सिस सॉरी सीधा ही लिख लेता हूं, along along the tangent along the tangent in its plane, in its plane in its plane। चलिए सेकंड वाला पॉइंट वो भी लिख लेता हूं, along diameter, along diameter passing from center and in the plane। ठीक है, तो जिसने भी अगर ये वाला आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है, देखो मैंने दोनों ही चीज़ों में बता दिया, इंग्लिश में भी ले लिया और हिंदी में, चारों पॉइंट्स के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश में भी अगर किसी को चाहिए आपको, तो दोनों चीज़ें मैंने लिख ली। और उधर भी स्लाइड्स में नंबर ले लिए तो उनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये चीज़ें थी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला। अभी देखिए, अब ये वाली सारी चीजें हो गई। अब हम आगे चलते हैं, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं, उनकी क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण हो सकता है। देखिए अब नेक्स्ट कौन सा ले रहे हैं, अब वही ले रहे हैं हम, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की आकृति क्या है और अक्ष की स्थिति क्या है, पोजीशन ऑफ द एक्सिस, मतलब अक्ष कहां से निकल रही है, उसकी पोजीशन क्या है, और यहां पे हमको मिल रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखिए आपको जल्दी जल्दी पता चल ही जाएगा कि ये कैसे कैसे मिल रहे हैं। देखिए अब कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम, कौन सी वस्तु ले रहे हैं, वृत्तीय चकती ले रहे हैं, एक सर्कुलर डिस्क ले रहे हैं जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या इसकी भी
आ रही है। आप देखो किसके किसके लिए ले रहे हैं हम, सबसे पहले इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के लिए, इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के लिए, और दूसरा किसके लिए ले रहे हैं हम, इसकी डायामीटर के अलोंग, दूसरा ले रहे हैं हम इसका डायमीटर के अलोंग, और तीसरा जो हम ले रहे हैं वो है तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष। अब देखिए वो की वो चीज कौन सी एक्सिस के अलोंग, द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इस प्लेन, sorry along the tangent, along the tangent, perpendicular to its plane। देखिए ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष। अब वो की वही अलोंग द टेंजेंट ही है, ऊपर वाला जो हमने लिया है उसी के अलोंग ही है, अलोंग द टेंजेंट, बट वो परपेंडिकुलर नहीं है, कहां पे है उसकी प्लेन में है, अलोंग द टेंजेंट प्रेजेंट इन इट्स प्लेन। तो उसी के तल में स्थित किसी अक्ष के सापेक्ष, सॉरी किसी स्पर्श रेखा के सापेक्ष, मतलब ऐसे टेंजेंट जो उसके प्लेन में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग देखें तो हमको कितना मिल रहा है, mr²/2, और वही अगर हम उसकी डायमीटर के अलोंग देखें तो हमको कितना मिल रहा है, mr²/4। कितना मिल रहा है, mr²/4। और वही अगर हम इस तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष ले तो 3/2 mr², और तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष लेके तो 5/4 mr² मिल रहा है। तो ये किसके लिए मिल रहा है, वृत्तीय चकती के लिए। देखिए पहला कौन सा है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, जो उसकी सेंटर से निकल रही है, तो सेंटर से निकलने वाली एक्सिस जो है उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस वही होती है। तो उसके अलोंग हमको कितना मिल रहा है, mr²/2। किसके बराबर मिल रहा है, जो रिंग के डायमीटर के अलोंग मिल रहा था। अब इसी का अगर डायमीटर के अलोंग ले तो रिंग के डायमीटर का हाफ मिल रहा है, रिंग के डायमीटर का क्या है, उसके हाफ मिल रहा है। जैसे रिंग के ज्योमेट्रिकल एक्सिस से जो मिला था, यहाँ जिसकी ज्यामितीय अक्ष के उसके जस्ट हाफ मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये हाफ क्यों मिल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले ये चीज देख लीजिए कैसे क्या क्या मिलता है किसके अलोंग। तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष, अब देखो तल के लंबवत, अब यहाँ पे भी हम चकती ले रहे हैं, चकती के तल के लंबवत एक्सिस के अलोंग, या सॉरी टेंजेंट के अलोंग कितना मिल रहा है, 3/2 mr²। और तल के अंदर ही स्थित स्पर्श रेखा अगर ले, उसकी प्लेन में ही जो टेंजेंट प्रेजेंट है उसके अलोंग ले तो हमको कितना मिल रहा है, 5/4 mr²। देखिए और दूसरी वस्तु कौन सी है हम ले रहे हैं, ठोस बेलन है जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है और लंबाई l है। ठोस बेलन, बेलन क्या होता है, सिलेंडर, सिलेंडर का लेंथ है l, उसके द्रव्यमान है m, सॉरी मास जो है वो m है, उसकी रेडियस जो है वो r है। रेडियस कौन सी होगी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मान लो सिलेंडर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो उसकी जो रेडियस होगी वो r है। लंबाई इसकी ये हो गई, ओके, उसका पूरा द्रव्यमान है या मास जो है वो m है। तो ये सिलेंडर है। अभी देखिए, तो बेलन की अक्ष के प्रति केंद्र से पारित अक्ष तथा लंबाई के समांतर अक्ष। अब देखिए केंद्र से पारित, ये सिलेंडर है, ये वाली एक्सिस जो उसके सेंटर से निकल रही है, लेकिन उसकी लंबाई के कैसी है, लंबाई के क्या वो लंबवत है, नहीं, उसके लंबाई के परित या लंबाई के समांतर पैरेलल एक्सिस। तो इसमें भी देखिए लंबाई के पैरेलल जा रही है, लेकिन स्पर्श रेखा नहीं ले रहे हम, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो वो निकालेंगे अभी हम। ठीक है, तो उसको वो कितना मिलता है, देखिए mr²/2 उसी के बराबर मिल रहा है जितना वलय का मिल रहा था हमको, सॉरी चकती का मिल रहा था। ठीक है ना, जितना हमको एक चकती का मिल रहा है, वृत्तीय चकती का, ठीक है ना, एक स्फेरिकल डिस्क, सॉरी सर्कुलर डिस्क ले रहे हैं, उसका इतना उसी के बराबर मिल रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, केंद्र से गुजरने वाली तथा लंबाई के लंबवत अक्ष। अभी देखिए यही सिलेंडर है, लेकिन इसके केंद्र से तो जा रही है, लेकिन
उसकी लंबाई के लंबवत ऐसे जा रही है एक्सिस, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो भी हम निकालेंगे। और तो वो कितना मिल रहा है हमको, देखो एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस आर स्क्वायर बाय 4, ये मिलेगा इतना। दूसरा हम देखो, तीसरा ऑब्जेक्ट हम क्या ले रहे हैं उसके अलावा, ठोस गोला ले रहे हैं, सॉलिड स्फेयर ले रहे हैं। तो सॉलिड स्फेयर के लिए देखो कितना है, द्रव्यमान m है, त्रिज्या उसकी कितनी है r है, तो उसके केंद्र से गुजरने वाला अक्ष, केंद्र से गुजरने वाला अक्ष जो कि इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे सॉलिड ले रहे हैं, रिंग नहीं ले रहे हैं हम, चकती नहीं ले रहे हैं, सॉलिड स्फेयर है, तो उसके केंद्र से गुजरने वाला वो उसकी डायमीटर के बराबर या उसके व्यास के बराबर ही होगा। तो उसके व्यास के सापेक्ष या उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष उसका कितना मिलेगा, 2/5 mr स्क्वायर। अभी नीचे वाला दिख नहीं रहा है तो ये देखिए, अभी देखिए दूसरा इसके लिए क्या पॉइंट है कि स्पर्श रेखीय अक्ष के लिए, मतलब उसकी टेंजेंट, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया हमने उसकी टेंजेंट कितनी होगी, उसकी टेंजेंट के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा या उसका स्पर्श रेखा के सापेक्ष कितना होगा। ये एक सॉलिड वो है स्फेयर, जो इसकी सेंटर से निकल रही है वो इसके डायमीटर के बराबर, जो इसका टेंजेंट है उसके अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। दूसरा पॉइंट यही ले रहे हैं, टेंजेंट या स्पर्श रेखा के सापेक्ष, ठीक है ना। तो वो कितना मिल रहा है हमको, देखो 7/5 mr स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो ये भी हम, चलो इनके लिए भी मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश में, वैसे उनके लिए जो भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वो समझ जाएंगे जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं। along the axis along the axis of cylinder, along the axis of cylinder, अरे along the axis of cylinder, अब वो एक्सिस सिलेंडर की ये वाली, अब वो आप ऐसे ही समझ जाओगे, ये जो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, चलो ये भी लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू लेंथ, तब कितना मिलेगा हमको, mr स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, केंद्र से गुजरने वाली तथा लंबाई के लंबवत अक्ष, केंद्र से गुजरने वाली और लंबाई के लंबवत, तो क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल लिख लेना है, पैरेलल, और यहां पे आएगा परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, जो उसकी एक्सिस है उसके अलावा। अब देखो ठोस गोले के लिए, इनको भी मैं ले लेता हूं, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर डिस्क, इसको बोलते हैं सर्कुलर डिस्क, ये होती है सॉलिड स्फेयर, सॉरी सॉलिड सिलेंडर, और ये होता है सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, ओके। अब यही से देखो, सॉलिड स्फेयर बोले तो केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जिसको हम डायमीटर भी ले सकते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, अलोंग इट्स टेंजेंट, अलोंग इट्स, अब देखो इसके लिए कोई लंबाई के लंबवत नहीं आ सकता, क्योंकि इसका शेप एक जैसा है, लंबाई चौड़ाई सब सेम, स्फेयर गोला वो एक जैसा होता है, तो इसके लिए अलोंग इट्स टेंजेंट, टेंजेंट हमको इतना मिलता है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी,
चलिए, तो अब ये हमने क्या लिया है, चकती के लिए कितना मिलेगा, इसका ठोस बेलन के लिए और ठोस गोले के लिए कितना मिलेगा। अभी और भी कुछ हम ले सकते हैं, देखिए। चलिए, तो ये भी, इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, ये भी मैं बताऊंगा कि इनके ये कैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ये बस मैंने ऐसे ही बता दिया तो वो नहीं, ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे मिलता है सभी वस्तुओं के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो पहले अब जैसे ये है, ये मिल गया आपको सारा मटेरियल एक साथ, तो वैसे और भी कुछ वस्तुएं हैं या और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कितना कितना मिलता है वो भी ले लेते हैं। अब देखो हम क्या ले रहे हैं, एक पतली छड़ ले रहे हैं, एक थिन रॉड ले रहे हैं, थिन रॉड ले रहे हैं। अब उस थिन रॉड जो है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, आर इज लेस देन, ये बोले ना लो तो भी चलेगा। पतली छड़ ले रहे हैं, एक थिन रॉड ले रहे हैं, उसका द्रव्यमान केंद्र से पारित तथा लंबाई के लंबवत अक्ष, ये मान लो वो थिन रॉड है, इसके द्रव्यमान केंद्र से जा रही है, मैंने तो बताया था, मैंने देखो सेंटर ऑफ मास के लिए, तो उसके द्रव्यमान केंद्र से जा रही है और उसकी लंबाई के लंबवत जो अक्ष ले रहे हैं उसके सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण हमको कितना मिलेगा, देखिए ml²/12 मिलता है। अब कैसे मिलता है ये सारी चीजें लेंगे हम। दूसरी चीज देखो, एक सिरे से गुजरने वाले तथा लंबाई के लंबवत तक किसी एक सिरे से, ये वाला सिरा या ये वाला सिरा, और एक बीच में से अगर मान लो, वो तो हमने पहले की ले लिया, तो यहाँ पे तो ये कौन सी वो मिल जाएगी अपने को, हमको देखो, ये तो हो गया उसके केंद्र से गुजरने वाली, ठीक है, और ये हो जाएगी उसके किसी एक सिरे से, तो कौन सी एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम, पैरेलल एक्सिस वाली, समांतर अक्षों वाले। तो उसके लिए देखो कितना मिलता है, ml²/3 मिलता है। ओके, अब दूसरा हम क्या ले रहे हैं, खोखला बेलन ले रहे हैं जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है और लंबाई l है। खोखला बेलन क्या होता है, होलो सिलेंडर। अगर होलो सिलेंडर ले रहे हैं हम, तो उसका जिसका मास है m, रेडियस r है और लेंथ l है, तो उसकी स्वयं की अक्ष के परित, खुद की अक्ष के परित mr²/2 मिलेगा। स्पर्श रेखा या टेंजेंट के अलावा उसका mr²/2 मिलेगा। अक्ष के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परित ml²/12 + r²/2 मिलेगा। और किसी एक वृत्तीय फलक के व्यास के, किसी एक वृत्तीय फलक के व्यास के सापेक्ष, अब वृत्तीय फलक के व्यास के सापेक्ष, जैसे ये मान लो बोतल, बोतल भी पानी नहीं भरा, खोखला है, खोखला बेलन है, किसी एक फलक के व्यास के सापेक्ष, अब चाहे इसका व्यास लो या इसका व्यास लो, ठीक है, तो इसके सापेक्ष हमको कितना मिलेगा, ml²/3 + r²/2 मिलेगा। चलिए, तो इनको भी थिन रॉड, ये इसको भी मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ ताकि उनके लिए भी सहूलियत हो जाए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, कि क्या कैसे किसके अलोंग क्या मिलता है। द्रव्यमान केंद्र से पारित तथा लंबाई के लंबवत द एक्सिस passing through center of mass perpendicular to length, तो उसके अलॉन्ग हमको ये मिलता है। दूसरा क्या है, एक सिरे से गुजरने वाला तथा लंबाई के लंबवत अक्ष परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, and along any one end, मतलब किसी एक सिरे के सापेक्ष जो उसकी लंबाई के लंबवत है। और यहां पे देखो सिलेंडर के लिए, होलो सिलेंडर के लिए क्या है, स्वयं की अक्ष के परित along its own axis, मतलब उसकी खुद की एक्सिस के अलोंग ले तो कितना मिलेगा, mr²। स्पर्श रेखा या टेंजेंट के अलोंग, along the tangent, तो along the tangent इसको कितना मिलेगा, 2mr²। और अक्ष के लंबवत व द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परित, मतलब along the axis passing through its
सेंटर ऑफ मास, उसके द्रव्यमान केंद्र से निकलने वाली। और दूसरी क्या चीज ले रखी है लास्ट, देखो, किसी एक वृत्तीय फलक के व्यास के परित, मतलब किसी एक वृत्तीय फलक, किसी एक सर्कुलर, जो उसका ऊपर वाला जो भी है, क्या बोलते हैं इसको, फलक को, अभी देखिए ज्यादा हिंदी यूज करने से इंग्लिश का वर्ड याद नहीं आ रहा है। चलिए, तो इसमें क्या है, चलो लिख लेते हैं, किसी एक वृत्तीय फलक के व्यास के सापेक्ष along the diameter of any one face of cylinder, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मिलती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने ले ली। तो देखो, हमने किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज बता दिया मैंने आपको। एक तो इसके लिए, रिंग के लिए, रिंग के जितने भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी हमने ले लिए हैं। अब कल हम लेंगे इसके लिए ये सारी चीजें, कि ये जो लिया हमने, एक थिन रॉड के लिए कितना होगा, एक सर्कुलर डिस्क के लिए कितना होगा, ये सारी चीजें हम कल डिटेल में इनको भी ले लेंगे, कि इनके लिए अगर वैसे तो पूछेंगे तो वो कैसे निकालना वो तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपको याद हो जाए। तो वो आपको इन एक्सिस का, प्रमेय का, या इन थ्योरम्स का कैसे यूज करना है वो उससे आपको पता वैसे तो चल गया, लेकिन और वगैरह कैसे मिलेगा वो सारी चीज भी हमको, ये भी हम ले लेंगे। वैसे ये चीजें हैं, तो हो सकता है ये वाली चीजें भी पूछ ले। अब ये इसके लिए बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, अब वो इतना डेरिवेशन आपको याद तो रहेगा नहीं, तो इसके लिए अब ये चीजें जो है थोड़ा अगर याद रख सके तो रख सकते हैं। जैसे मैंने रिलेशन बताया था अभी पीछे भी, कि वो उसके आधी मिल रही है, उसका आधा मिल रहा है, उस एक्सिस के अलोंग रिंग का जो था वो चक्ति के लिए, उसके लिए आधा मिल रहा है, तो ऐसे भी आप थोड़ा याद कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी हमने जो भी आज बताई, अब इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका बच गया है किसी का भी, तो भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम और भी ये जो शेप्स बचे हैं, और किन किन एक्सिस के अलोंग या किस किस अक्ष के सापेक्ष हमको इनमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, और किन के अलोंग कैसे पूछ सकते हैं ज़्यादा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली चीज़ आपके आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो देखिए, जैसे ये वाला इनका जो चीज़ है, ये ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन है, अब वो डेरिवेशन तो आपको इसमें याद रखना है नहीं, तो ये चीज़ अगर आप याद रख लो तो बेहतर है ना। तो ये लेकिन आएगा कैसे, वो मैं आपको उसका एक छोटा सा ओवरव्यू जरूर दूंगा। बड़ा डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो आज मुझे आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी। अब जो भी ये शेप बचे हैं जिन जिन एक्सिस के अलावा, तो ये भी हम आगे की क्लास में ले लेंगे। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।